डियर फ्रेंड्स, आज बात कर रहे हैं वैद्युत गाउस की प्रमेय तथा उसके अनुप्रयोग। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये पूरा। ये हमारा दूसरा चैप्टर है फर्स्ट यूनिट का। पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, वैद्युत और उसकी तीव्रता और आवेश जो भी हमने पढ़े थे। उसके बाद ये जो टॉपिक है ये हमारा है वैद्युत गाउस की प्रमेय तथा उसके अनुप्रयोग। तो इन सब को पढ़ने से पहले हम जो है एक पॉइंट में पहले बात करते हैं, वो है हमारे पास क्षेत्रफल सदिश यानी कि एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर होता क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, फ्लक्स के केस में यूज होगा। आगे जब हम गॉस के अनुप्रयोग पढ़ेंगे वहां पर भी हमारा प्रयोग होगा, और बाकी आगे भी ये 32 में हमारा जो है ये वाला जो कंसेप्ट है, ये वाला कंसेप्ट हमारे पास जो है यूज होने वाला है। कौन सा? एरिया वेक्टर। ठीक है, तो एरिया वेक्टर क्या कहते हैं? किसी पृष्ठ के लघु अवयव के परिमाण तथा इसकी दिशा के अनुदिश, जो कि अभिलंबवत नॉर्मली हम बाहर की ओर लेते हैं, ठीक है, नॉर्मली आउटसाइड, ठीक है, दिशा के अनुदिश एकांक सदिश का गुणनफल क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। ठीक है, सपोज ये मान लेते हैं कि हमने कहा कि हमारे पास एक सरफेस है कोई, ये सरफेस है कोई, और इस सरफेस का जो एरिया है, टोटल एरिया हमने कहा कि सपोज ए है या ऐसे जो भी आप लेते हैं, इस पर कहीं पर एक अल्पांश हमने ले लिया, स्मॉल पार्ट हमने कोई ले लिया, सपोज ये कोई स्मॉल पार्ट है कोई, और इस स्मॉल पार्ट का हमने कहा कि जो एरिया है इसका dA है। तो देखिए क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। क्षेत्रफल क्या है? एक अदिश राशि। लेकिन जब हम किसी अल्प क्षेत्रफल की बात करते हैं, उसके एक छोटे से पार्ट को लेते हैं, तो वह वेक्टर बन जाता है। ठीक है, तो ये जो छोटा सा भाग होता है, ये छोटा सा पार्ट है, इसके अभिलंबवत इस तरीके से बाहर की ओर अगर जो एरिया वेक्टर या आपके पास यूनिट वेक्टर होता है, तो इन दोनों की डायरेक्शन जो होती है, जो गुणनफल होता है, वो कहता है हमारे पास इस अल्पांश का एरिया वेक्टर। ठीक है, तो इट मीन हम एरिया वेक्टर को लिखते हैं dA वेक्टर इक्वल टू, इसको हम लिखते हैं dA इनटू यूनिट वेक्टर n, और यूनिट वेक्टर n की जो वैल्यू होती है नॉर्मली वो 1 होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास है एरिया वेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास बहुत जगह काम आएगा, यानी कि सिंपली इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, सपोज हमारे पास जो है ये एक सरफेस है। ठीक है, ये सरफेस है, किसी भी सरफेस पर परपेंडिकुलरली आउटसाइड यानी कि अभिलंबवत बाहर की ओर, यानी कि परपेंडिकुलरली आउटसाइड दिस, ये अगर मेरे पास कोई सरफेस है, इस पर अगर मैं कोई एक इस तरह से ड्रॉ कर दूं, तो ये क्या कहलाएगा? इसका एरिया वेक्टर इस सरफेस पर। ठीक है, इस तरह क्या कहलाएगा? ये एरिया वेक्टर। अगर ये सरफेस ले लूं तो ये एरिया वेक्टर, ये सरफेस ले लूं तो ये एरिया वेक्टर, यानी कोई भी सरफेस लूंगा, इस सरफेस पर परपेंडिकुलरली बाहर की ओर आउटसाइड, जो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इसका एरिया वेक्टर। ठीक है, प्रत्येक सरफेस पर जो क्या होना चाहिए, इसको जो है एक ही एंगल बनाना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जब हम आगे गॉस से पढ़ेंगे तो मोस्टली हम जो दो एंगल बनाएंगे, या तो 0 या जो है 90 डिग्री। ठीक है, तो एरिया वेक्टर जो है नॉर्मली हमारे पास जो दो टाइप के एंगल बनाता है, या तो 0 डिग्री बनाएगा सरफेस से, या क्या बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये हमारे पास हो गया एरिया वेक्टर। अब आगे बात करते हैं फ्लक्स की। ठीक, अब बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसे जो है फाई ई से नोट करते हैं। फाई फ्लक्स के नोट किया जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसके सफिक्स में जो है कैपिटल लगा दिया। तो क्या है? किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि किसी पृष्ठ से अगर जितनी वैद्युत बल रेखाएं पास होंगी, जितनी ज्यादा बल रेखाएं पास होंगी, हम बोलेंगे कि इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वह जो उतना ही ज्यादा है। डिपेंड करेगा कि जो पृष्ठ हमने रखा है वह जो है वैद्युत फ्लक्स की दिशा के साथ किस तरीके से हमने रखा है। क्या हमने उसे परपेंडिकुलर रखा है, क्या हमने उसे जो है हॉरिजॉन्टल रखा है, या हमने उसे किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर जो है मूव करके रखा है। तो यानी कि इस पर जो इफेक्ट पड़ता है, किस पर? वैद्युत फ्लक्स पर, वह जो है जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, और जो हमारे पास हमने जो सरफेस ले रहे हैं उस सरफेस का एरिया, और वह सरफेस जो है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ जो कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करता है, इन तीन चीजों पर हमारा फ्लक्स डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि माना हमने ये कहा कि ये हमारे पास एक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बना दिया,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बनेगा लाइक दिस वे। ये हमने कहा कि हमारे पास जो है ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन इस तरीके से है, ये हमारे पास इसकी डायरेक्शन है टुवर्ड द राइट साइड। अब यहां पर हमने एक सरफेस लिया, माना मैं ये कहता हूं कि मेरे पास एक सरफेस है कोई, इस तरीके से मैंने एक सरफेस रखा है और ये सरफेस मैंने जो है एकदम परपेंडिकुलर रखा है, यानी कि इस तरीके से मैंने सरफेस रखा हुआ है। ठीक है, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास होगी यहां से, ये मेरे पास सरफेस है। अब अगर मैंने सरफेस ऐसे रख दिया है तो इस पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वह जो है मैक्सिमम पास होंगी। ठीक है, अगर इस कंडीशन में मैं देखूंगी एरिया वेक्टर, ये मेरे पास सरफेस है इस तरीके से, तो इस पर जो एरिया वेक्टर बनेगा क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा एरिया वेक्टर, यानी कि जो एरिया वेक्टर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा हमारे पास एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर भी इधर की ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर की ओर है, तो इस कंडीशन में थीटा बनेगा, यानी कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, इसका अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखी है इस पर भी यूज होने वाला है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इस सरफेस को जो है थोड़ा सा बेंड कर दिया, थोड़ा सा बेंड कर दिया मतलब इसको अब जो है इस तरीके से रख दिया गया है, ये थोड़ा सा इस तरीके से बेंड कर, मतलब अभी तक क्या परपेंडिकुलर रखा था, अब इसको ऐसा रख दिया है इस तरीके से, तो अब इसका एरिया वेक्टर, ये सरफेस रहा इस तरीके से, ये एरिया वेक्टर बनेगा इस सरफेस पर परपेंडिकुलर हमेशा, ये परपेंडिकुलर फॉर्म में। तो इसका जो एरिया वेक्टर हो गया है ये कुछ इस तरीके से इसका एरिया वेक्टर आ गया, और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो बनी हुई है ये। अब इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो आपके पास जो एरिया वेक्टर है इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये कुछ अब थीटा बन के आ गया हमारे पास। अब थर्ड केस हम यहां पर लेते हैं कि माना इस सरफेस को हमने जो है ऐसे रख दिया लाइक दिस, यानी कि अब मैंने इसको जो है ऐसे रख दिया बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, यानी कि आपके पास जो है ऐसे आ गया बिल्कुल। अब अगर ये ऐसे आ गया है तो अब क्या होगा हमारे पास, अब आपके पास जो ये सरफेस, अगर आपके पास इसको मतलब आपने ऐसा रख दिया सरफेस को, मतलब इस तरीके से मान लो कि ये आपने सरफेस रख दिया है। ठीक है, पहले ऐसे रखा था, अब आपने इसको ऐसा रख दिया है, तो ऐसे रख दिया है, तो अब एरिया वेक्टर, ये जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर आपको इधर की ओर से हो जाएगा, और ई की डायरेक्शन आपको पता है कि आपको ई की डायरेक्शन यहाँ की ओर, ये जो एंगल बनेगा अब कितना बन गया थीटा, यहाँ पर कितना बन गया 90 डिग्री बन गया। अब आपने देखा कि इस तरीके से अगर हमारे पास जो है पृष्ठ को अगर हम विभिन्न विभिन्न स्थितियों में अगर पृष्ठ को हम रख रहे हैं कि पृष्ठ जो सरफेस है, सरफेस की पोजीशन अगर हम चेंज कर रहे हैं, यानी कि पहली बार हमने जो सरफेस लिया था वह जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी उसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर फॉर्म में हमने सरफेस रखा था। दूसरा केस हमने क्या किया कि सरफेस को हम थोड़ा सा इंक्लाइन किया, थोड़ा सा उसको बेंड किया, और थर्ड केस हमने क्या किया कि उसको जो है पैरेलली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रख दिया। ठीक है, या तो कह सकते हैं कि सरफेस को हमने जो है हॉरिजॉन्टली रख दिया, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रख दिया है, सॉरी पैरेलल रख दिया। ठीक है, अब अगर पैरेलल रखे तो देखो यहां पर हमारे पास जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर की एंगल देख लो, जब सरफेस जो है परपेंडिकुलर फॉर्म में था, लंबवत था, तो एरिया वेक्टर जो है इस डायरेक्शन के साथ, यानी कि जब सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थे, लेकिन उसके जो एरिया वेक्टर के साथ एंगल होता कितना होता 0 डिग्री। और यहां पर जब हमने इसको किसी एंगल पे मूव किया, ये एंगल कितना होगा हमारे पास, ये एंगल जो हमारे पास आएगा थीटा, यह जो है ये हमारा कौन सा एंगल, ये जो है एरिया वेक्टर और जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इन दोनों के बीच का एंगल है। ये सरफेस को हमने कितना बेंड कर रखा है इस पर डिपेंड नहीं है, यानी कि ये जो हमारे पास थीटा आएगा, अगर आपसे कहा जाए कि पृष्ठ को जो है वैद्य की दिशा के साथ इतना से घुमा के रखा गया है, तो ये जहां पर जो थीटा निकलेगा, ये थीटा हमारे पास इस थीटा की बात कर रहा हूं, ये थीटा हमारे पास निकलेगा 90 माइनस पृष्ठ का ई के साथ झुकाव। ये बात आपने दिमाग में रखनी है। अगर आपसे ये बोला जाए कि जो पृष्ठ है वह जो है
वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा गया है, थीटा 90 होगा, थीटा 0 होगा हमारे पास, ठीक है। अगर ये कहा जाए कि जो पृष्ठ है वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर रखा गया है, थीटा 90 होगा। अगर ये कहा जाए कि जो पृष्ठ है वह जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ जो है थीटा बनाता है, वैद्युत दिशा के साथ अगर थीटा बनाता है तो ये कहेंगे ये जो वैद्युत दिशा अगर अल्फा कोण बनाता है, तो इस कंडीशन में जो हमारे पास जो ये थीटा की वैल्यू निकलेगी, ये थीटा की वैल्यू हमारे पास जो है 90 माइनस अल्फा निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आ जाएगी? 90 माइनस अल्फा, ठीक है। अल्फा क्या होगा? अल्फा हमारे पास जो है क्या होगा? पृष्ठ का ई के साथ बना हुआ कोण। तो दूसरी डेफिनेशन क्या है? दूसरी परिभाषा हमारे पास है वैद्युत क्षेत्र सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि इसके अनुसार जो वैद्युत फ्लक्स की फॉर्मूला बन जाएगा फाई ई इक्वल टू ये बन के हमारे पास आता है वैद्युत क्षेत्र का सदिश यानी कि ई वेक्टर, और जो हमने क्षेत्र सदिश लिखा है यानी कि ये जो इसका जो एरिया वेक्टर है वेक्टर ए, इन दोनों का जो अदिश गुणन होता है डॉट, ये क्या कहलाता है हमारे पास? वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। इट मीन हमारा हो जाएगा फाई ई बराबर डॉट को अगर आप हटाओगे तो ई ए कॉस ऑफ थीटा। ये जो यहाँ पर थीटा है, यह थीटा हमारे पास क्या है? जो थीटा हमारे पास है यह है ई व ए के बीच का कोण, ई व ए के बीच का कोण, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। तो एरिया वेक्टर ड्रॉ करना आप पता है, एरिया वेक्टर ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि एरिया वेक्टर जब हम ड्रॉ करते हैं उसकी नॉर्मल हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, या तो 90 डिग्री पे होता है या हमारे पास वो जो है 0 डिग्री पे होता है, ठीक है। बाकी जिस तरह से मूव हो रहा है इस हिसाब से आप जो उसकी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। कि यहाँ पर जो है नॉर्मली हम डायरेक्शन लेंगे, यानी कि एरिया वेक्टर को हम जो शो करेंगे वो सरफेस के साथ, पृष्ठ के साथ, ठीक है। सरफेस के साथ हमेशा क्या बनाएगा? 90 बनाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जब आपने क्या करा था, पृष्ठ को जो है वैद्युत का लंबवत रखा था, तो जो ए और ई के बीच एंगल था कितना बना है? 0 बना है। जब आपने जो है इसको जो है समांतर रखा गया है वैद्युत क्षेत्र के, तो उस केस में एरिया वेक्टर और ई के बीच कितना कोण बना है? 90 बना है। लेकिन जब आप इसको जो है पृष्ठ को जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड किसी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपने बेंड कर दिया है, यानी कि सपोज आपने जब पृष्ठ को जो है ई के साथ जो है 30 डिग्री पे रखा है, ठीक है। तो जो आपके पास एरिया वेक्टर और ई के बीच एंगल निकल गया, कितना निकल के आएगा? अगर 30 पे रखा तो 60 निकल के आएगा, 60 का कितना निकल के आएगा? 30 पे रखा है, 30 आ जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आपने ध्यान देना है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास जो है क्या बन के आ गया? फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ थीटा। अब बात ये करते हैं कि जो वैद्युत फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो जो मैक्सिमम किस केस में होता है और मिनिमम किस केस में होता है। तो आपको वैसे डायग्राम में आप देख रहे हो, आपको दिख रहा होगा कि कब आपके पास जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, फ्लक्स है, और कब आपके पास जो है मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कि जब आपके पास नंबर ऑफ लाइन ज्यादा पास होंगी, वो कब पास होंगी? जब आप सरफेस को जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रखोगे? परपेंडिकुलर रखोगे। तो क्या होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस यहां से क्या होंगी? पास होंगी, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन पास होंगी तो फ्लक्स जो उतना ही ज्यादा होगा। तो जितना सरफेस आपके पास बड़ा होगा, ठीक है, तो सरफेस अगर बड़ा होगा तो उसका एरिया बड़ा होगा, तो एरिया बड़ा होगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस उसमें से क्या होंगी? पास होंगी। और परपेंडिकुलर रखेंगे तो बहुत ज्यादा उसमें से जो है ज्यादा से ज्यादा जो है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है क्या होंगी? पास होंगी। यानी कि आपके पास कंडीशन होती है कि इसमें जो सिचुएशंस होती हैं आपके पास, केसेस होते हैं, स्थितियां बोलते हैं, स्पेशल केसेस बोल देते हैं हम। पहली है कि जब पृष्ठ ई के लंबवत हो, ठीक है। जब ये लंबवत होगा तो उस केस में थीटा कितना होगा आपके पास? थीटा आपके पास 0 डिग्री। फिर से बोल रहा हूं, थीटा क्या है? थीटा ई और ए के बीच का कोण है। जब पृष्ठ के लंबवत है, यानी कि पृष्ठ और ई के बीच तो 90 अंश है,
लेकिन ई और ए के बीच कितना है 0 डिग्री, तो उस केस में आपका जो फ्लेक्स होगा वो क्या होगा हमारे पास ई ए कॉस 0 डिग्री, मतलब ये ओनली हो जाएगा आपके पास ई, और इस कंडीशन में फ्लेक्स होता है वह जो है हमारे पास जो है मैक्सिमम होता है। ठीक है, इस केस में फ्लेक्स से क्या होगा, इस केस में आपका जो फ्लेक्स होगा वो क्या होगा हमारे पास मैक्सिमम होगा। ठीक, अच्छा दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस लेते हैं कि जब पृष्ठ ई के लंबवत न होकर अन्य किसी कोण अल्फा पर रखा हो, तो आपके पास जो फ्लेक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ई ए कॉस, आपको बता थीटा इधर क्या रखेंगे यहाँ पर को 90 माइनस अल्फा। ठीक है, तो एक तो आप फॉर्मूला कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, एक आप ये कर सकते हैं कि ए साइन ऑफ अल्फा, डायरेक्टली आप इसको ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो या तो अगर आपको इसका ध्यान नहीं सीधे साइन अल्फा रख दो, ठीक है, अगर कॉस के केस में ही रखना है तो आप जो 90 माइनस अल्फा रखोगे, तो फ्लेक्स आपके पास कितना हो जाएगा इस केस में, ये फ्लेक्स क्या होगा हमेशा, ये फ्लेक्स इसकी अपेक्षा हमेशा कम होगा। ठीक है, अब तीसरा केस हमारे पास आता है, तीसरी कंडीशन है कि जब पृष्ठ ई के समांतर हो, ई के समांतर मतलब इसके साथ थीटा होता है वो क्या होता है 90। अब जब पृष्ठ जो है ई के समांतर रखा गया होगा उस केस में हमारे पास जो है क्या होगा कि पृष्ठ और ई के बीच जो कोण है वो कितना होगा 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो फाई कितना हो जाएगा हमारे पास, फाई हो जाएगा हमारे पास ई ए कॉस 90 0, देयरफॉर जो फ्लेक्स हो जाएगा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इसके अंदर फ्लेक्स होता है वो क्या होता है हमारे पास। ठीक है, तो नॉर्मली आप ये ध्यान रखना है कि फ्लेक्स किस तरीके से जो है फ्लेक्स को रोटेट कराने पर जब हमने परपेंडिकुलर रखा था तो क्या देखा हमने कि जो फ्लेक्स था वो ज्यादा, यानी कि नंबर ऑफ लाइन ज्यादा पास हो रही थी, तो नंबर ऑफ लाइन ज्यादा पास हो रही थी इसका मतलब फ्लेक्स ज्यादा, जो इसको हम बैंड करते रहे और बैंड करते 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 हम इसको जो है इसके पैरेलल ले आए, ये वाली सिचुएशन हमारे पास आ गई, तो हमने क्या देखा कि अब जो है ऐसी कंडीशन आ चुकी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से उसमें से ना के पास हो रही है, कि बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो हमारा फ्लेक्स हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि जब हम पृष्ठ को जो है लंबवत से समांतर की ओर लाते हैं, घुमा करके लंबवत समांतर की ओर लाते हैं, तो जो हमारे पास क्या होता है एंगल तो बढ़ रहा है, देख लो एंगल बढ़ रहा है 0 से लेकर कहां तक आ रहे हैं हम 90, यानी कि पृष्ठ के अगर हम एरिया वेक्टर के एंगल की बात करें वो तो बढ़ रहा है, लेकिन हम जो है अगर पृष्ठ के एंगल की बात करें तो क्या हुआ, पहले 90 था, धीरे धीरे कम किया 0 तक ले आए, तो हमें जब फ्लेक्स भी क्या मिल गया 0 मिल गया। तो आपके पास याद करने तरीके हैं, आप इसको कैसे जो है समझते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि जो हमारे पास फ्लेक्स है वह कैसी क्वांटिटी है, तो जो हमारे पास जो वैद्युत फ्लेक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लेक्स है, यहाँ पर जो है स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब इसके अगर हम फॉर्मूले की बात करें और इसके जो है विमा की बात करें तो इसका जो हमारे पास जो सूत्र होता है फ्लेक्स का फाई ई। अब आपको ई का जो फॉर्मूला है, ई का फॉर्मूला क्या है न्यूटन पर कूलम, और ए का फॉर्मूला क्या है, एक हमारे पास होता है एरिया, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, अब अगर इसकी हम विमा की बात करें तो विमा क्या हो जाएगी आपके पास, न्यूटन की विमा क्या होती है mL/T-2 अपॉन ये आपके पास जो है जो सी है कूलम ये 80, और जो आपके पास ये मीटर है ये L2 हो जाएगा। अब अगर सबको आप समझ करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा
m l पे तो आपके पास 2a है 1a है, l3 हो जाएगा। t एक नीचे से ऊपर आएगा, 2 यहाँ माइनस के, एक माइनस नीचे जाएगा, तो यानी कि t -3 आ जाएगा और a -1 आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है फ्लक्स की क्या हो जाएगी, वीमा हो जाएगी। तो इस तरीके से ये आपके पास जो है वैद्युत फ्लक्स और जो आपके पास क्षेत्रफल सदिश है, दोनों कंसेप्ट आपके हुए। तो ई की वैल्यू यानी कि फ्लक्स की वैल्यू कब आपके मैक्सिमम होगी, और फ्लक्स जो है किस किस बात पर डिपेंड करता है, डिपेंडेंसी ऑफ फाई ई जो हमारे पास होता है, फाई डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, एंड आपके पास जो क्या होगा आपके पास, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा आपके पास, ये जो आपके पास थीटा होता है। लेकिन यहां पर ठीक है, अब थीटा से क्या फर्क पड़ता है, थीटा से जो थीटा का मान बढ़ता है, थीटा के मान के बढ़ने से क्या होता है, फ्लक्स में क्या आती है, कमी आती है। ठीक है, लेकिन अगर एरिया बढ़ता है तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो आपका फ्लक्स भी बढ़ेगा, बट ये बढ़ेगा तो ये आपके पास इंक्रीज होता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखनी है कि एरिया जितना बड़ा होगा सरफेस का, ठीक है, सरफेस का एरिया जितना बड़ा होगा, फ्लक्स आपका उतना ज्यादा क्या होगा, जनरेट होगा उस सरफेस से। ठीक है, और इंटेंसिटी आपके पास ज्यादा होगी तो भी आपके पास जो फ्लक्स जो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, यूजिंग दिस फॉर्मूला। लेकिन थीटा आपके पास बढ़ेगा, आप बेसिकली थीटा क्या है हमारे पास, ई और ए के बीच का कोण है, अगर थीटा बढ़ेगा तो आपके पास फाई क्या होगा, हमारे पास कम होगा। लेकिन जब हम ऐसी कंडीशन जब हम कंपेरिजन कर रहे होते हैं, तो सपोज हम फाई के अगर ई के साथ कंपेरिजन करेंगे तो ऑन दैट केस ई और थीटा को हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। ई के केस में कंपेरिजन करेंगे तो हम ई और थीटा को जो है कांस्टेंट रखेंगे, और अगर थीटा के केस में कंपेरिजन करेंगे तो ऑन दैट केस ई और ए को हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, बिना इनको कांस्टेंट रखे हम जो है किसी थर्ड के बारे में हम जो है उसको जो है फाइंड नहीं कर सकते, फिर उसके बाद दोनों के फिर में अलग अलग है, फिर उसमें मतलब ये कंसेप्ट हमारा फिर काम नहीं आएगा। ठीक है, फिर सबको चेंज करेंगे, फिर अलग ही सिचुएशन वहां पर बनते रहे। ठीक है, तो अब जब हम गॉस की प्रमेय पढ़ेंगे तो गॉस की प्रमेय पढ़ने के लिए हमें जो ये दोनों कंसेप्ट जो क्लियर होने चाहिए कि फ्लक्स क्या है, फ्लक्स हम कैसे निकाल रहे हैं, ई एक क्वेश्चन निकाल सके, ई क्या है, ए क्या है, और उसके बाद जो हमारे पास जो है जो थीटा है, थीटा यहाँ पर क्या है। तो थीटा समझने के लिए थीटा हमने कहा कि एरिया वेक्टर और ई के बीच का कोण, इसलिए हमने जो है एरिया वेक्टर को जो है पहले समझा। तो दोनों चीजें आपकी समझ में आ चुकी होंगी। अब हम बात करेंगे गॉस की प्रमेय पर। ठीक, अब देखिए बात करते हैं गॉस की प्रमेय की। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। इसके बाद इसके अनुप्रयोग की हम बात करेंगे। तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई हमारे पास पृष्ठ है और इस पृष्ठ पर जो आवेश है वह जो है क्यू आवेश है। ठीक है, इस पृष्ठ से घिरा हुआ कोई आवेश है वो क्या है, क्यू है। तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि जो हमारे पास कुल वैद्युत फ्लक्स होगा जो फाई होगा वह जो है घिरे आवेश Q और उसका जो है क्या होगा 1/ε0 गुना होगा इन Q/ε0, यहाँ पास गॉस प्रमेय। ठीक है, यानी कि फाई बराबर Q/ε0। ठीक है, अब इसके बाद मात्रा इसका वही आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, इसका एक गणितीय रूप भी होता है गॉस प्रमेय का, गणितीय रूप। तो किसी पृष्ठ से घिरा, मैथमेटिकल फॉर्म इसकी होती है, उसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी इक्वल टू, इसको हम लिख लेते हैं ये फाई होता है, यानी कि फाई बराबर इतना होता है, या इसको आप आगे चलेंगे तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी इक्वल टू, आप इसको जो है Q/ε0 बोल सकते हैं, और इसी को आप जो है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई ए cos थीटा करके भी यूज करते हैं। ठीक है, ये आगे जब हम इसके एप्लीकेशन से पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसको जो है यूज करेंगे। तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला
कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो फाई बराबर q/ε0। इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म होती है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर, ये क्लोज इंटीग्रेशन मतलब इससे सर्कल लगा दे, इसका मतलब क्लोज इंटीग्रेशन, यानी कि उस पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स ये हो जाता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी। फिर ई डॉट डी को आप जो इससे लिख सकते हैं, फाई की वैल्यू होती है, इसको आप जो ऐसा लिखिए, तीनों चीजें आपस में क्या रहती हैं बराबर, तो इसको हम जो है इससे कैलकुलेट कर लेते हैं, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, तो आपके पास गॉस की प्रमेय होगी। अब इसका प्रूफ देखिए, तो गॉस में हमने जो पढ़ी थी, यानी कि फाई ई इक्वल टू q/ε0। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं, ये पूछ जाता है बहुत बार। तो इसके लिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक r त्रिज्या का जो कोई एक गोला है, ये गोला है कोई जिसकी त्रिज्या क्या है r है, और इसके केंद्र पर जो है हमारे पास +q आवेश है। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है, फाई इक्वल टू q/ε0, और हम क्या जानते हैं, हमें जानते हैं कि फाई इक्वल टू क्या होता है e cos ऑफ थीटा, हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम जो है इससे जनरेट होने वाला जो है हम जो है e निकाल लेंगे, और उसके बाद हमारा जो अपना काम जो है हो जाएगा। अब देखिए, अब ये हमारे पास इसका केंद्र हो गया, और ये इस गोले का सरफेस है। हम बोलते हैं कि इस सरफेस पर एक छोटा सा कोई अल्पांश हमने लिया, इस अल्पांश का हमने कहा कि जो एरिया है वह जो हमने कहा कितना है डीए है, इसका जो एरिया है वो डीए है। तो इस एरिया का एक एरिया वेक्टर बनेगा इस तरीके से, और अगर चूंकि छोटा सा पार्ट है तो यहाँ पर जब अगर इस सरफेस यानी कि इस एरिया वेक्टर के कारण अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, ये प्लस है तो यहाँ पर हमें एक टेस्ट चार्ज लेना पड़ेगा, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है टुवर्ड्स द आउटसाइड आएगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास आ गई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई है तो इस केस में हमारे पास जो है इस डीए वेक्टर और जो ई वेक्टर है इसके बीच का कोण कितना मिलेगा मुझे, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मिलेगा। ठीक है, अब इस अल्पांश के कारण जो मेरे पास ई आ जाएगा, ई कितना आ जाएगा मेरे पास, यह ई भी मेरे पास छोटा होगा, यानी कि इसको मैं डीए बोल देता हूँ, मैं डेल्टा ई बोल देता हूँ, ये कितना आ जाएगा 1/4πε0, चार्ज की वैल्यू ये आपका चार्ज हो जाएगा q/r²। r क्या यहाँ से, क्योंकि रेडियस है तो चाहे ये वाली दूरी लो ये वाली दूरी, सब दूरी क्या आएंगी इसकी बराबर r²। ठीक है, अब इसके बाद अब ये एक छोटे पार्ट के कारण मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बना, तो इसके कारण जो फ्लक्स बनेगा, क्योंकि छोटा सा एरिया है तो फ्लक्स ही मेरे पास क्या होगा छोटा सा होगा। अब फ्लक्स क्या होगा, जो फ्लक्स मेरे पास डेल्टा फाई हो जाएगा वो कितना बनेगा मेरे पास, इस अल्पांश में वो बनेगा मेरे पास, यानी कि डेल्टा ई इंटू डेल्टा ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब डेल्टा ई जो होगा मेरे पास, यानी कि ये तो ई तो मेरे पास क्या होगा, इस ई को मैं डेल्टा नहीं बोलूंगा, ये ई मेरे पास जो है कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि चाहे मैं पॉइंट यहाँ पर लूं, चाहे मैं यहाँ पर लोकेट करूं, यहाँ पर लोकेट करूं, कहीं पर भी अगर मैं पॉइंट को लोकेट करता हूं तो ई की वैल्यू तो मुझे सेम मिलेगी। क्यों सेम मिलेगी, क्योंकि मेरे पास जो आर है, आर क्या है मेरे पास कांस्टेंट, क्योंकि मैंने जो ये दे रखा है क्या है गोली चालक है मेरे पास। ठीक है, आर एक गोला है, इसके सेंटर में क्या रखा है क्यू कूलम का आवेश रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ई तो मेरा क्या होगा कांस्टेंट होगा, ईच एंड एवरी पॉइंट क्या होगा एट द सरफेस the value of E will be constant and it will be 1/4πε0 q/r²। अब क्या होगा, एरिया ये छोटा सा पार्ट है, और अगर मैं इसी जगह यहाँ पर ले लूँ, यहाँ पर यहाँ पर, तो छोटे छोटे पार्ट अगर मैं ब्रेक कर लूँ, यानी कि पूरा टोटल एरिया में इसका ए है सरफेस का, अगर मैं छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर तो छोटा पार्ट क्या हो जाएगा डेली डेली हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर ई की वैल्यू कितनी आएगी 1/4πε0 q/r², डेल ए ऐसा ही रहेगा, और कॉस का मतलब कितना था cos ऑफ 0 डिग्री। तो मुझे क्या मिला, मुझे ये मिला कि जो डेल्टा फाई ई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1/4πε0 q/r² इंटू डेल्टा ए।
ये मेरे पास जो है इस अल्पांश के कारण, यानी छोटा सा जो एरिया था उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना वो कितना बना, 1/4π0 into डेल्टा ए। अब मैं ये कहूं कि अगर संपूर्ण पृष्ठ का एरिया ए है और उसके कारण जब बनाना कुल फ्लक्स अगर फाई है, तो फाई वाला कितना हो जाएगा, फाई वाला मेरे पास हो जाएगा कितना हो जाएगा, फाई वाला हो जाएगा समेशन ऑफ डेल्टा फाई, क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ डेल्टा, यानी कि जितना भी छोटे छोटे अगर अल्पांश का जो फ्लक्स है, सारे फ्लक्स अल्पांश के फ्लक्स को अगर मैं ऐड करूं तो टोटल फ्लक्स मेरे पास जनरेट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 1/4πε0 Q/r² इंटू डेल्टा ए और इस पूरे का समेशन। अब समेशन किस क्वांटिटी का होगा, समेशन उसी क्वांटिटी का होगा जिसको कि मैंने ब्रेक किया है। मैंने ब्रेक किसको किया है, मैंने ब्रेक जो है डी ए को ब्रेक, यानी कि डेल्टा ए को मैंने ब्रेक किया, तो लास्ट में समेशन भी उसी का होगा, यानी कि हो जाएगा आपके पास 1/4πε0 Q/r² इंटू समेशन ऑफ डेल्टा ए, और यू नो बेटर वे समेशन ऑफ डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि ए क्या, ये जो गोली पृष्ठ है इसका वक्र पृष्ठ, यानी कि पृष्ठ कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 4πr²। तो अब कितना हो जाएगा ये 1/4πε0 Q/r² इंटू इसे रख दूंगा मैं 4πr²। ठीक है, अब देखिए पाई से पाई चल जाएगा, 4 से 4 चल जाएगा, r² से r² चल जाएगा, तो आपको मिला क्या, आपको मिल गया फाई बराबर Q/ε0। तो ये आपकी जो है जो गॉस की प्रमेय है, गॉस में आपकी जो है प्रूफ हो गई। ठीक है, तो काफी आसान सा था। तो लिखना क्या है, थ्योरी आप कैसे लिखेंगे, आप भी लिख लेंगे कि माना त्रिज्या का एक गोला है जिसके केंद्र पर जो है Q कूलम का आवेश है और गोले के पृष्ठ पर एक अल्पांश क्या है, डेल्टा ए है, जिसके कारण E और A के बीच का कोण कितना बन रहा है आपके पास, 0 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो इस अल्पांश के कारण जो फ्लक्स बनेगा वो डेल्टा फाई बनेगा, तो डेल्टा फाई कितना देगा, E डेल्टा ए cos ऑफ थीटा। तो E की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट रहेगी ड्यू टू कांस्टेंट रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो आपके पास ये 1/4πε0 Q/r² इंटू डेल्टा ए cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इट मीन आपके पास ये रहेगा 1/4π0 Q/r² इंटू डेल्टा ए। अब अगर हम ये कहते हैं कि इस अल्पांश का जो फ्लक्स बन रहा है वो डेल्टा फाई बन रहा है, तो उसके बाद आपके पास जो टोटल के कारण अगर टोटल पृष्ठ को ले लें तो उसके बाद जो फ्लक्स बनेगा कितना बनेगा, फाई बनेगा। तो फाई वाला कितना हो जाएगा, जो छोटे छोटे जो फ्लक्स बने उस सब क्या कर लेंगे, हम समेशन कर लेंगे उन सबका, तो समेशन ऑफ डेल्टा फाई, तो ये आपके पास इस तरह से हो जाएगा, और जिसको हमने ब्रेक किया था उसी को लास्ट में ऐड करेंगे, जोड़ेंगे उसी को, तो डेल्टा समेशन ऑफ डेल्टा ए करेंगे, समेशन ऑफ डेल्टा क्या हो जाएगा, इस गोले का वक्रपृष्ठ या पृष्ठ वो कितना हो जाएगा 4πr²। तो ये आपने रखा तो कट गया, आपको फाई वाला कितना मिला, Q/ε0। ये आपकी जो है गॉस की प्रमेय है। तो आपने जो है इसको भी आपने ध्यान में रखना है, और आपके पास जो है फ्लक्स था इससे पहले, फ्लक्स भी आपने ध्यान रखना, और एरिया वेक्टर तो आपको ध्यान रखना क्योंकि उसका यूज आपको जो है होना ही होना है। ठीक है, अब हमारे पास इसके बाद आएगा गॉस के अनुप्रयोग। तो गॉस के अनुप्रयोग जब हम पढ़ेंगे तो उसके लिए हमें जो है 4 चीजें चाहिए होती हैं। नंबर 1, पहला हमें चाहिए होता है गॉसियन पृष्ठ। तो गॉसियन पृष्ठ यहाँ पर हम एक वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, गॉसियन पृष्ठ हमारे पास जो है एक इमेजिनरी सरफेस होता है। ठीक है, इमेजिनरी सरफेस यानी कि काल्पनिक पृष्ठ होता है। ठीक है, गॉसियन सरफेस हमें क्रिएट करना पड़ेगा। ये जो गॉसियन सरफेस होता है ए टाइप ऑफ इमेजिनरी सरफेस, यह हमारे पास नॉर्मली जो है जो हमारे पास की शेप्स होती हैं, एक तो सिलेंड्रिकल फॉर्म होती हैं और एक इसकी जो है स्फेरिकल फॉर्म होती है। ठीक है, आगे बात समझ में, 2 फॉर्म इसकी होंगी मेनली, किसकी, गॉसियन सरफेस की, यानी कि गॉसियन पृष्ठ। फिर से बोल रहा हूं, गॉसियन पृष्ठ एक प्रकार का काल्पनिक पृष्ठ होता है। अब गॉस की प्रमेय का हम यूज क्यों करते हैं, तो गॉस की प्रमेय का यूज हम जो है
इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए करते हैं, जहां पर हमारे पास सरफेस ऐसे हो जाते हैं कि जहां पर कूलॉम के नियम की हेल्प से हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड नहीं कर पाते हैं, तो वहां पर हम जो है गॉस के प्रमेय का यूज करके हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ 3-4 रूल्स होते हैं। तो रूल्स मैं आज क्लियर कराता हूँ और जो है इसके अनुप्रयोग मैं आपको कर बताऊंगा, तो आप जिसके रूल्स देख लीजिएगा। तो पहला तो मैंने बोला सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम जो है गॉसियन सरफेस क्रिएट करेंगे, और ये गॉसियन सरफेस आपका कैसा बनेगा, या तो बेलनाकार बनेगा या आपका जो है गोलाकार बनेगा। दूसरा हम क्या काम करते हैं, हम जो है उस गॉसियन पृष्ठ से घिरा हुआ कुल फ्लक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक पृष्ठ से घिरा फ्लक्स निकाला जाता है किससे, E cos थीटा से। अब जब यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे तो उसी केस में हम जो है E व A के बीच का एंगल भी हम निकाल लेंगे, बीच का कोण थीटा भी हम जो है कैलकुलेट करेंगे। दो काम हमारे पास जो पहले वाले में, नंबर 1 गॉसियन सरफेस बनाएंगे, उसके बाद उस सरफेस के जो भी हमारे पास जितने भी उस पर पृष्ठ बन रहे हैं, तो नॉर्मली एट फर्स्ट ये जो गॉसियन सरफेस बनेगा ये हमारे पास जो है कैसा बनेगा, यानी कि आयत के फॉर्म बनेगा। ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ उसमें क्या होगा, वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है। बेलन बनेगा तो भी वॉल्यूम बनेगा, यानी कि 3D शेप की आकृति बनेगी, गोला बनेगा तो भी उसमें क्या होगा, वॉल्यूम कंटेन होगा। ठीक है, तो उसके जो भी सरफेसेस होंगे उस सरफेस इस सरफेस में हम क्या करेंगे, E और A के बीच का जो है एंगल फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, दूसरा काम क्या होगा, हमारे पास जो गॉसियन पृष्ठ है उसके जितने भी पृष्ठ बने हुए हैं, जैसे हमारे पास सिलेंडर बन गया, सपोज हमारे पास सिलेंडर बना, इस सिलेंडर में कितने सरफेस है, इसमें 3 सरफेस है, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट और एक जो इसका कर्व्ड पार्ट। ठीक है, 3 इसके जो क्या बन जाएंगे, सरफेस बन जाएंगे। लेकिन अगर स्फीयर बन रहा है तो स्फीयर में हमारे पास जो है एक ही सरफेस, लेकिन इसकी पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट जाती है कि जब पॉइंट इसके बाहर है, जब सरफेस पे, और जब जो क्या है आपके पास अंदर पे। ठीक है, और तीसरा काम हमारे पास होगा वो होता है गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ से घिरा कुल आवेश। ठीक है, जो गॉसियन पृष्ठ होगा उससे कितना आवेश हमारे पास जो है घिरा है, सराउंडिंग चार्ज कितना है, उसके लिए हमारे पास जो है हमें जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता होना चाहिए। जो लीनियर था, स्फेरिकल था, और जो वॉल्यूमिकल हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसको हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो गॉसियन पृष्ठ से घिरा कुल आवेश। और चौथा स्टेप हमारे पास होगा कि जो गॉस की प्रमेय हम लागू कर देंगे, क्या करेंगे, गॉस की प्रमेय लागू कर क्या करेंगे, हम E फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब गॉस में कहां से लागू करेंगे, हमने पढ़ा है फाई इक्वल टू Q अपन एप्सिलॉन 0, लेकिन फाई के लिए हमने क्या पढ़ा है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E cos ऑफ थीटा इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। जब हम फाइंड करेंगे तो यहां से हम जो इस E की वैल्यू क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं। और ये हमारा टारगेट रहता है कि जो इसके जितने भी एप्लीकेशन है, टारगेट यही रहेगा कि हम E की वैल्यू को जो है फाइंड करना चाहेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, इसके अनुप्रयोग हम जो है कल चर्चा करेंगे। 3-4 इसके अनुप्रयोग हैं, कोशिश करेंगे कल इसके अनुप्रयोग हमारे पूरे हो जाएं। ठीक है, तो आई होप आपसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आप जो ये जो 4 स्टेप हैं इसको आप समझें, इससे पहले फ्लक्स समझें, गॉस प्रमेय होगी और उसका प्रूफ हो गया, और जो आपके पास एरिया वेक्टर होगा। ठीक है।